हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 18 नवंबर, तो 18 नवंबर का करंट अफेयर देखेंगे जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टेक्स, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड खबरें देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज ही बिना देरी का स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। देखिए आप थंबनेल वाले आर्टिकल्स देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, लेक्चर को पूरा देखें। अब देखिए यहाँ पर जो पहली खबर है छठ पूजा से रिलेटेड है। ठीक है, छठ पूजा को पूरा समझेंगे, पर यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें ये कहा गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कि 19 नवंबर को ड्राई डे रखा जाएगा। तो ड्राई डे होता क्या है? जनरली क्या है, आपने देखा होगा फेस्टिवल्स के समय जो ड्रिंक करके फेस्टिवल्स को ख़राब कर सकते हैं, इसीलिए सरकार क्या करती है, ड्राई डे डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, तो ड्राई डे के दिन क्या होता है, अल्कोहल की सेल पर पूरी तरीके से पाबंदी रहती है, जो अल्कोहल की दुकानें हैं वो बंद रहती हैं। ठीक है, तो जो अल्कोहल की शॉप्स हैं, क्लब्स हैं, बार हैं, यहाँ पर अल्कोहल की बिक्री बैन रहती है ड्राई डे वाले दिन। अब छठ पूजा होती क्या है, तो देखो छठ पूजा वाले दिन क्या होता है, जनरली क्या है, जो हमारा दिवाली का नेक्स्ट डे से 6th डे तक है ना, छठे दिन तक छठ पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे सूर्य भगवान हैं, ठीक है, उसमें महिलाएं क्या करती हैं, पानी में उतरकर सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाती हैं। ठीक है, जिसमें ये जल चढ़ाने के साथ साथ जो ये फल फ्रूट्स हैं वो समर्पित करती हैं उनको, है ना, किसके लिए, लंबी आयु के लिए, लंबी कामना के लिए, सुख समृद्धि के लिए ये पूजा करती हैं महिलाएं। तो ये छठ पूजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फेस्टिवल है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, हिंदुओं का बहुत बड़ा फेस्टिवल भी है एक तरीके से। तो इसमें क्या होता है, ये साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। कब कब सेलिब्रेट किया जाता है? एक तो चैत्र माह में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, चैत्र माह में इसे चेटी छठ के नाम से जाना जाता है, और इसे दूसरा कार्तिक माह में, कार्तिक माह मतलब नवंबर माह में, इसे कार्तिक छठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 2 फेस्टिवल्स हैं जिसमें कार्तिक छठ है वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पर्यावरणविद हैं, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो वो क्या मानते हैं, वो ये उनका मानना ये है कि दुनिया का ये वन ऑफ द मोस्ट इको फ्रेंडली फेस्टिवल है जो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जिसमें कोई प्रदूषण, कोई हानिकारक तत्व का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखते हैं। आपने देखा होगा ये हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, मतलब इंडिया है। ठीक है, मैं इंडिया बना देता हूँ पर थोड़ा सा, हालांकि थोड़ा ऐसे ही बन गया इंडिया। ठीक है, अब थोड़ा ऐसे ध्यान रखें। तो ये जो नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है, इसके अंदर इसको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा जो तराई रीजन है नेपाल का, वहाँ भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है, इनके द्वारा अभी क्या है, वेस्ट बंगाल में बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, परंतु क्वेश्चन यहाँ से ये नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन कुछ और पूछे जा सकते हैं, तो वो यहाँ हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो वेस्ट बंगाल है ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया की जीडीपी के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, एक पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप याद रख सकते हैं, एक शिल्पा सिटी क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के द्वारा, जिससे क्या होता है, यहाँ पर है ना, बिजनेस आसानी से किया जा सके। एक सिंगल विंडो पोर्टल पे जाकर आप जो भी बिजनेस से रिलेटेड करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट फिलिंग करना चाहते हैं, वो आसानी से कर सके। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा भी सकते हैं। जैसे कि फिश सीड प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट नंबर 1 है, तो फिश सीड प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 है, फर्स्ट पोजीशन पर आता है। सेकंड हाईएस्ट वेजिटेबल एंड हनी प्रोडक्शन इंडिया में कौन करता है, वेस्ट बंगाल के द्वारा किया जाता है, सेकंड हाईएस्ट वेजिटेबल हनी प्रोडक्शन। इसके अलावा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेडी, जूट एंड मेसेटा का, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर में यूनेस्को के द्वारा जो बंगाल का दुर्गा पूजा होती है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया 2022 के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें काफ़ी सारी स्कीम चलाई जा रही हैं, जैसे कि गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए कन्याश्री स्कीम चलाई जा रही है। ठीक है, वुमेन्स को बेनिफिट देने के लिए, कैश बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए लक्ष्मी भंडार स्कीम नाम से इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो सिटीजन्स हैं उनको टाइम बाउंड गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके, उनके घर के मुख्य द्वार पे ही, है ना, घर के मतलब बिल्कुल डोर स्टेप्स पे ही उनको जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा दिया जा सके, उसके लिए द्वार सरकार स्कीम नाम से चलाई जा रही है। तो ये कुछ स्कीम्स है वेस्ट बंगाल से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट खबर है। देखिए ये है चाइना, ठीक है, और ये है यूएसए। जनरली क्या है, यहाँ पर है ना, अभी थोड़े दिन टाइम पहले आपने देखा होगा, ये तो हो गया पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन के जस्ट इधर यूएसए ही है और चाइना इस साइड में ही है, वेस्ट साइड में है, और ईस्ट साइड में क्या है,
यूएसए, तो चाइना के द्वारा क्या है बैलून्स छोड़े गए थे कुछ, ठीक है, सर्विलेंस बैलून थे जो क्या है यूएसए के अंदर झांक करने के लिए, निगरानी करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है, स्पाइंग करने के लिए ये छोड़े गए थे। तो यूएसए ने ये मार गिराया था और उनके बाद में चाइना और यूएसए के बीच में दरार पड़ गई थी, ठीक है, जो इनके रिलेशन से ख़राब से हो गए थे, यहाँ पर जो मिलिट्री टाइज थे वो बंद हो गए थे, बाधित हो गए थे। तो अभी हाल ही में क्या है, जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, है ना, ये सैन फ्रांसिस्को में मिले हैं। तो यहाँ पर क्या है मीटिंग चल रही है, ठीक है। तो इनके जो रिलेशंस जो खराब हो रहे थे उनको वापस से दुरुस्त करने की बात चल रही है। इसमें जो इनके मिलिट्री टाइज थे, ठीक है, जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उनके बीच में टॉक्स नहीं हो रही थे, तो वो भी टॉक्स वापस से उनको दुरुस्त किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एग्जाम में वैसे क्वेश्चन ये नहीं आता है, क्वेश्चन तो आपसे इनकी लोकेशन या कुछ भी पूछ सकते हैं, पर अभी हाल ही में ये चल रहा है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि देखो जिस तरीके से चाइना और यूएसए बहुत बड़े राइवल देश के बन रहे थे, एक दूसरे के कट्टर हो रहे थे, फिर भी आपस में मिलकर समझौता कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इंडिया को भी चाइना और यूएसए से सीखना चाहिए। इसी चीज़ पर फोकस करते हुए ये आर्टिकल लिखा गया है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आर्टिकल है ये जनरली अल्टरनेटिव फ्यूल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो अशोक लीलैंड के डायरेक्टर हैं, इन्होंने कहा कि भाई हम 2025 तक क्या करेंगे, जो हमारी जो व्हीकल्स हैं उसको अल्टरनेट फ्यूल पे की रेंज पर उनको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो ये अल्टरनेट फ्यूल है क्या, तो इसमें क्या है, जनरली अभी कन्वेंशन फ्यूल क्या है, देखो कन्वेंशन फ्यूल है पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी अभी डेवलप हो रही है। तो ये अल्टरनेट फ्यूल के रूप में ही इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स को डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा सीएनजी, एलएनजी, हाइड्रोजेनिक फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल्स हो गए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ठीक है। इसके साथ में आइस इंजन्स हो गए, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स हो गए। तो हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होते हैं, देखो हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं जब आप दो, जैसे मान लीजिए पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक का एक व्हीकल बनाते हैं, ठीक है, ये दो या दो से अधिक टेक्नोलॉजी का मिक्स करके कोई नई चीज़ बनाते हैं, उसको हाइब्रिड बोल सकते हैं, ठीक है, उसका क्या हाइब्रिड वर्जन हो जाता है। और हाइब्रिड व्हीकल की बात करेंगे तो हम हाइब्रिड व्हीकल में दो या दो से अधिक जो इंजन्स होते हैं, है ना, जैसे पेट्रोल इंजन हो गया, इलेक्ट्रिक इंजन हो गया, सीएनजी हो गया, तो इन सबको मिक्स करके आपको एक नया व्हीकल बनाना है तो उसे हाइब्रिड व्हीकल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी पे काम करने की बात कर रहे हैं आगे 2025 तक, है ना, ये डेवलप करेंगे। और जो कन्वेंशनल है, जो फॉसिल फ्यूल्स पे चलते थे, फॉसिल फ्यूल पे कौन से चलते थे, पेट्रोल एंड डीजल, तो ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और उसके बाद में ये हाइब्रिड और जो अल्टरनेट फ्यूल वाले इंजन है ये मार्केट में आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो लिथियम आयन बैटरी ये किस में इस्तेमाल हो रही है, ये हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है ये समझेंगे, उससे पहले देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये लिथियम आयन बैटरी के बारे में आपको समझाते हैं। देखो जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा, ये आपके पास कार है, ठीक है, कार के अंदर बैटरीज फिट कर दी जाती है, इंस्टॉल कर दी जाती है। इन बैटरीज को चार्ज किया जाता है हमारे घर में जो पावर सप्लाई होती है। तो हमारे घर में जो पावर सप्लाई है वो AC करंट है, ठीक है, अल्टरनेट करंट बोला जाता है। और जब इसके अंदर भेजा जाता है तो वो DC मोटर के द्वारा भेजा जाता है, तो डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ये क्या है, AC को कन्वर्ट करके डायरेक्ट करंट के रूप में बैटरीज में इसको स्टोर किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो लिथियम आयन बैटरीज क्या है, ये पावर जनरेशन के लिए हम डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अब देखो हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल मतलब हाइड्रोजन मतलब पानी, ठीक, अणु है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हम लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल ना करके हम इसका गैसियस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, देखो लिक्विड हाइड्रोजन का हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या होगा, जो टेम्परेचर है -150 डिग्री से कम रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोलते हैं। अगर लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है क्रायोजेनिक टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा टेम्परेचर है ही नहीं 150 डिग्री से नीचे का, -150 डिग्री, है ना। तो इसीलिए हम लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल ना करके हम इसमें गैसेस फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जब भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल की आपसे बात करी जाएगी तो आप क्या बोलेंगे, गैसेस फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, जब आप ये एक सिलेंडर लगा दिया मान लीजिए यहाँ पर आपने, ठीक है, तो इसमें क्या कर आपने गैस भर दी। अब इस गैस से क्या होगा, इसकी मोटर को एनर्जी दी जाएगी, ठीक है, यहाँ से एनर्जी दी जाएगी, साथ साथ जो पहिए इसके रोटेट करेंगे यहाँ पर बैटरीज भी इंस्टॉल कर दी जाएंगी। तो ये जो पहिए घूमने से ये बैटरीज भी चार्ज होती रहेंगी। तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा,
जो आपके पावर कंजप्शन है उसको कम कर देगा, ठीक है, आपकी पावर सेविंग बढ़ा देगी ये टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से ये काम करेगा। और इसमें जो एग्जॉस्ट के रूप में जो पीछे साइलेंसर होता है, आपने देखा है गाड़ी के पीछे होता है, उसमें से जनरली धुआं निकलता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर इसमें पानी के पार्टिकल मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स गिरेंगी इसके अंदर, तो पानी ही गिरेगा। तो ये कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, बहुत कम नुकसान करेगा हमारे एनवायरनमेंट को, तो पॉल्यूट नहीं करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आगे चलकर, अगर इस टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स मार्केट में आ जाते हैं, ठीक है। तो आज ये नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बायोफ्यूल, देखो बायोफ्यूल क्या होता है, उससे पहले आपको थोड़ा सा फॉसिल फ्यूल्स पता होनी चाहिए, ठीक है। फॉसिल क्या होते हैं, फॉसिल हमारे अवशेष होते हैं किसके, प्लांट्स या एनिमल्स के जो अवशेष होते हैं उनके डीकम्पोजिशन के कारण, ठीक है। जैसे मान लीजिए अर्थ है हमारी, अर्थ की जो क्रस्ट है, ठीक है, इस पर क्या होंगे, जो प्लांट्स और एनिमल्स के डीकम्पोजिशन के कारण जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्माण हुआ, ठीक है, उससे हमने क्या करा, हमारी एनर्जी की ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए हमने इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट से पेट्रोल बनाया, डीजल बनाया, कैरोसिन बनाया और अन्य अदर प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट हमारे निकल के आए, तो ये क्या है, ये फॉसिल से प्राप्त किए हैं, ठीक है। ये जो फ्यूल हमने कहाँ से प्राप्त किया, फॉसिल के डिकम्पोजिशन से प्राप्त किया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, फॉसिल फ्यूल बोल दिया, ठीक है। तो ये अब जब ये फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा तो फिर हमें क्या चाहिए, हमें अदर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, अदर टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। और साथ साथ क्या है, जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं, तो इसीलिए क्या है, हम उस पॉल्यूशन को करब करने के लिए बायोफ्यूल्स की ब्लेंडिंग करना चाहते हैं इनके साथ में। ब्लेंडिंग का सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका पेट्रोल है 100%, ठीक है, तो इसमें कुछ परसेंट मात्रा है ना, 100% है, तो इसमें क्या करेंगे, 80% तो पेट्रोल से ले लेंगे, ठीक है, 80%, और 20% हम ब्लेंडिंग से ले लेंगे, ठीक है, बायोफ्यूल ले लेंगे। तो इसे बोल देंगे ब्लेंडिंग, ब्लेंडेड है ना, बायोफ्यूल बोल देंगे। तो ये क्या होगा, ये ब्लेंडेड पेट्रोल कहलाएगा, जो क्या होगा, थोड़ा सा महंगा होगा और जो कार्बन कंटेंट कम उत्सर्जित करेगा एनवायरनमेंट में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब जो हमारी बायोफ्यूल पॉलिसी है 2018 की, ठीक है, तो वो क्या करती है, हम पेट्रोल के साथ में तो 20% एथेनॉल का मिक्सचर करेंगे, ठीक है, और साथ में अगर हम डीजल के साथ में ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो डीजल के साथ में हम 5% एथेनॉल का ब्लेंडिंग करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, है ना। 2018 की जो बायोफ्यूल पॉलिसी है वो ये कह रही है। अब देखो बायोफ्यूल्स होते क्या हैं वो भी देख लीजिए। ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे, उनकी छाल, उनकी जड़, उनके तने, ठीक है, उनके बीज, इनसे उनके फूल, उनसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कौन से होंगे, बायोफ्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मक्की को ब्लेंड करके एथेनॉल प्राप्त कर लिया गया और एथेनॉल को फिर हम यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्रश करके, मतलब, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, तो इसमें यही है कि जो टारगेट्स रखे गए वो ये रखे गए कि पेट्रोल के साथ में एथेनॉल को 20% तक ब्लेंड किया जाएगा और 5% ब्लेंड किया जाएगा डीजल के साथ में, ठीक है, एथेनॉल को 2030 तक। इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वो क्या करेगी, बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन करेगी, जिससे क्या होगा, पूरे देश भर में बायोफ्यूल्स को लेकर समन्वय स्थापित किया जा सके, कोऑर्डिनेशन किया जा सके और आसानी से इसका यूज़ किया जा सके, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, जो बायोफ्यूल्स है, बायोफ्यूल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन कैटेगरी में क्या कहा गया है, ये जो फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल्स थे, तो ये क्या है, पेड़ पौधों से ही प्राप्त किए जाते थे, ठीक है। तो पेड़ पौधों जो प्लांट पौधे जो हम खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम शुगर कैन का जूस पीते हैं, तो उससे हम ये एथेनॉल प्राप्त करेंगे या फिर बायोडीजल प्राप्त करेंगे, ठीक है। और जो स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल्स हैं जैसे कॉर्न, कसावा, रोटन पटेटो, तो यहाँ से करेंगे, या फिर हम इंटरमीडिएट मतलब बी मोलासिस से हम ये एथेनॉल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, या डैमेज फूड ग्रेन्स जैसे वीट, ब्रोकन राइस हस्क, यहाँ से प्राप्त करेंगे। शुगर कंटेनिंग मटेरियल कौन कौन से हो गए, जैसे शुगर बीट, स्वीट सोरगम हो गया, या फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द सरप्लस, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर ग्रेन है, मतलब जो बीज है ना, ये फूड ग्रेन्स है, तो वहाँ से भी हम ये बायोफ्यूल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल थे। तो अगर जैसे मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स की कमी यही थी कि अगर हम यहाँ से बायोडीजल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, जो फूड क्राइसिस हो जाएगा, हमारे पास खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही हमारे देश में हंगर चलता है, ठीक है, बहुत सारे लोग भुखमरी के शिकार रहते हैं, और अगर हम जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं अगर उसी से ही हम बायोडीजल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश गर्द की तरफ चला जाएगा, ठीक है, भुखमरी की तरफ चला जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट यही है, ठीक है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए,
ठीक है। अब दूसरा जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स हैं वो कौन से हैं? सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स क्या करेंगे, मेन प्रोडक्ट से ना करके ये या तो प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं, ठीक है, जो तने होते हैं उससे, या फिर जो हस्क होते हैं, जो छिलके होते हैं, वहाँ से बायोडीजल प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। तो क्या जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स हैं ये क्या फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स की तुलना में ग्रीन हाउस इफेक्ट कम करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, पूरा का पूरा प्लांट हर चीज़ से इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये उसका तना या उसके हस्क से ही आप क्या कोशिश कर रहे हैं, बायोडीजल प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल क्या है, कार्बन न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर क्या होगा, हम एल्गी से बायोडीजल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एल्गी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, आपको पता है कि जनरली आप हरी हरी देखी होगी, काई सी जम जाती है, वही होती है एल्गी, ठीक है। तो ये क्या है, हम इस तरीके से अनसुटेबल लैंड प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर कोई मतलब खाने पीने की पानी अच्छा नहीं हो, ठीक है। तो वहाँ पर इस तरीके से एल्गी को डेवलप किया जा सकता है जिससे हम बायोडीजल प्राप्त कर सकें, ठीक है, सरप्लस मात्रा में। तो इसे ब्यूटानोल बोला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स है उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप का निर्माण करेंगे जो एनवायरनमेंट में, जैसे मान लीजिए हमने जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप उगाई तो वो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में आपको बायोडीजल देगी। कम मतलब एक पौधे से आप ज़्यादा लार्ज स्केल पे बायोडीजल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली आप इसको खुद क्या करेंगे, जो लेबोरेटरी है उसके अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे, उसमें जो उनके और सीड्स हैं उसमें इस तरीके से चेंजेस करेंगे कि बहुत अच्छा इससे बायोडीजल प्राप्त किया जा सके, साथ साथ इसमें कार्बन नेगेटिव हो, ठीक है। कार्बन नेगेटिव मतलब कार्बन कंटेंट ना के बराबर हो, और ये पूरा ग्रीन एनर्जी को तरफ हो, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, इसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोफ्यूल्स, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ बायोडीजल हो गए। अब देखिए बायोडीजल के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होगा तो ये एनवायरनमेंट क्लीन रखेगा, साथ में ये रिडक्शन करेगा किसमें जो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस इन डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की डिपेंडेंसी को कम कर देगा, साथ में ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लाएगा। परंतु इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, जैसे कि ये एफिशिएंसी कम कर देगा। जैसे मान लीजिए फॉसिल फ्यूल्स की जो एफिशिएंसी है उतनी एफिशिएंसी हम उतना एनर्जी इससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोफ्यूल से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका निर्माण करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ख़राब कर सकते हैं, उसको हैम्पर पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि हमारे जब खाद्यान्न उगाने के लिए ही हमारे पास जगह कम पड़ती है, तो हम बायोफ्यूल्स के लिए जो प्रोडक्ट्स उगाए जाएंगे, जो प्लांट पौधे लगाए जाएंगे, तो उसके लिए जगह कहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है। जो फूड शॉर्टेज, अगर जैसे मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल से अगर हम बायोडीजल के बायोफ्यूल प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगी, खाने की कमी हो जाएगी, और साथ साथ बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ होने के कारण बहुत ज़्यादा जो वाटर पॉन एनिमल्स हैं ना, जो जलचर हैं, उनको नुकसान हो सकता है, ठीक है। हमारे वाटर क्राइसिस होता है, पीने की पानी की कमी हो सकती है, तो इसीलिए क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकते हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा उन पेड़ों को देने की कोशिश करेंगे जिनसे बायोफ्यूल प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है। तो अब क्योंकि वो रिच सोर्स ऑफ पैसे कमाने का आसान तरीका हो सकता है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, आप जो जनरली क्रॉप ना उगा के, खाने पीने की क्रॉप ना उगा के आप बायोडीजल वाली क्रॉप उगाएंगे तो कहीं इससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो जाए, साथ में पानी की कमी शॉर्टेज ना हो जाए। अब आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2020 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू इंडिया नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। तो हम कौन सा बायोफ्यूल के लिए रॉ मटेरियल के रूप में इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बताइए, कसावा, डैमेज व्हीट ग्रेन्स, ग्राउंड नट सीड्स, हॉर्स ग्राम, रोटन पोटैटो, शुगर बीट। तो ये आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। यूपीएससी के द्वारा 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है 1, 2, 5 एंड 6, इसमें नाम दे दीजिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब बताइए 1, 3, 4 एंड 6, 2, 3, 4, 5 ओनली, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे ही, ठीक है। तो 1, 2 बताइए। चलो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तब तक आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।